नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कांकेर की। कांकेर में दृश्यम फिल्म जैसी घटना सामने आई है। लापता दंपति का सुराग मिला है, लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री सुलझी नहीं है। कार में आग लगने के बाद से ही 4 लोग लापता थे। रहस्यमयी ढंग से लापता दंपति का सुराग लगा। पुलिस धमतरी पहुंची। यहां पर एक लॉज में पूरा परिवार रुका हुआ था। इस बारे में जानकारी सामने आई है। 1 मार्च को लॉज में परिवार रुका था। पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ लॉज में ये सभी रुके हुए थे। और एक और जानकारी, साथ ही साथ जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है उसी धमतरी की लॉज की, जहां पर यह परिवार रह रहा था। 1 मार्च को 8:30 बजे चेक इन किया गया। पुलिस ने खोजबीन के लिए 5 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है, जो कि अब इस पूरी सूचना के आधार पर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है कि कहां पर फिलहाल ये परिवार अभी मौजूद है। 1 तारीख की जो घटना है जिसमें एक जलती हुई कार कोरा रोड में मिली थी और उसके बाद से फिर परिवार का जो पता नहीं चल पाया था, उसमें हम लोग लगातार विवेचना की कार्रवाई कर रहे हैं। विवेचना के दौरान कल हमको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिले हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की उपस्थिति एक लॉज में हमको दिखी है। ये घटना होने के आसपास के समय पे ही उनकी उपस्थिति पता चली है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ हो या जिस समय गाड़ी में आग लगी हो, उस समय वो परिवार के सदस्य गाड़ी में मौजूद ना हो, क्योंकि कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी हमने जांच कराया था। तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे राय दी है कि जो जली हुई गाड़ी उसमें कोई भी ह्यूमन रिमेन्स नहीं है। तो ऐसा संभव है कि जिस समय गाड़ी जली है उस समय जो परिवार के सदस्य हैं वो कहीं और उपस्थित हों। उसके बाद से फिर वो वहाँ से कहाँ गए हैं उसके संबंध में आगे की जांच। ये परिवार 1 तारीख को 1 मार्च को रात को 8:45 में यहाँ आए थे। कौन कौन आया था यहाँ पर? हस्बैंड वाइफ बच्चे। कितने बच्चे थे? 2। उसके बाद आने के बाद क्या उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट दिखाया आपको, क्या बोल के यहाँ पर रुके? उन्होंने अपना रात होने के कारण रुक रहे, सफ़र करके आ रहे थे और रात होने के कारण वो रुक रहे थे। उन्होंने अपना दोनों का सबका आधार कार्ड दिया और वो स्टे कर लिए। कौन सी किस चीज़ में आए थे? अब वो गाड़ी तो मुझे उतनी ध्यान नहीं है। चेकआउट कब किए? चेकआउट अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब किए। और अब धमतरी से एक बड़ी जानकारी। कांकेर के लापता व्यापारी का भाई धमतरी पहुंचा है। आशियाना लॉज पहुंचे लापता व्यापारी का भाई रुकने के सबूत मिलने के बाद हर्षित वहां पर पहुंचा। ये किसी की साजिश हो सकती है उसकी तरफ से कहा जा रहा है, या भाई की खुद की प्लानिंग भी हो सकती है। एक बार भाई और परिवार के सुरक्षित होने की पुष्टि चाहता हूं, ये लापता व्यक्ति के भाई की तरफ से बयान सामने आया है। आधार कार्ड ठीक है, साइन भी ठीक ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है कहाँ होंगे? अब मेरे को क्या मालूम कहाँ होंगे। मेरे को अभी भी जब तक क्या है उन लोगों का अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनको यहाँ से ये लोग क्या बोल रहे हैं 11 बजे निकला है दिन को, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जगह है धमतरी, सीसीटीवी में कहीं ना कहीं तो दिखेगा। मेरा बात है कम से कम एक बार मेरे को सीसीटीवी कैमरा में दिखा दो कि ठीक है। अभी तक आप सीसीटीवी देखेंगे? सीसीटीवी दिखा रहा है तो कहीं भी उसको नहीं दिखा रहा है, तो इन लोग बोल रहे हैं वो लोग सेव है, तो सेव है। यहाँ पर रुके थे, सब ठीक लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है कि लोग ठीक है, सही सलामत है। लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी में दिखेगा कि कहाँ है। यहाँ से जब दिन को निकले हैं, रात की बात अलग है। दिन को 11 बजे निकला है, होटल चालक से बोलना जा रहा है दिन को 11 बजे निकला है, तो कम से कम इतना सीसीटीवी है धमतरी में, तो किसी ना किसी चीज में तो दिखेगा कि 11 बजे यहाँ से निकला है। तो आधार कार्ड और साइन देख के आप कहीं ना कहीं राहत भरी खबर लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को जब तक उन लोगों को नहीं देखूंगा तब तक मेरे को पूरा कोई यकीन नहीं होगा कि इसमें कोई साजिश है कि नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे का साजिश भी हो सकता है, वो खुद का भी प्लानिंग हो सकता है, लेकिन मेरे को जब तक उन लोगों को नहीं देखूंगा किसी के बात पर कोई यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर आया था कि भी नहीं, उसका भी मेरे को कोई भरोसा नहीं हो रहा है जब तक उसको मैं नहीं देख लूंगा। तो ये घटना एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है। पूरे तथ्यों पर हम बात करेंगे हमारे दोस्त सहयोगी खेम नारायण, जो कि कांकेर से हमारे से जुड़ रहे हैं, साथ में धमतरी से अभिषेक। सबसे पहले अभिषेक मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ताजा अपडेट धमतरी से ही सामने आया है कि भाई वहां पर पहुंचे, लॉज में उन्होंने खोजबीन करने की कोशिश की। क्या कुछ सामने आ पाया उसकी बात?
देखिए, जो आज लॉज से सुराग मिले, इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूँ और ये कमरा नंबर 102 है, ये 101 है, 102 है, उसी कमरे में वो परिवार रुका हुआ था। और आज जो सुराग मिले हैं उसके बाद एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण ये हुई है कि जो पुलिस की जांच की दिशा को एक बल मिला है, पुलिस का मनोबल भी बढ़ा है 3 दिन के बाद, कोई तो महत्वपूर्ण सुराग मिला है। साथ ही साथ उनके भाई का जो बयान है वो भी यही कह रहा है कि ये किसी की साजिश हो सकती है या भाई की खुद की प्लानिंग हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल, अब इस सवाल को पुलिस सबसे पहले रखकर चल रही है, जो जांच की दिशा चल रही है। और ये भी मानकर अब चला जा रहा है पुलिस के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना नहीं है, बल्कि घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। इस बिंदु पर भी पुलिस अब जांच शुरू कर चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि अब इस मामले को, इस घटना को, इस रहस्य को और इस जांच को सही दिशा मिली है और सही डायरेक्शन में पुलिस आगे बढ़ने लगी है। ठीक है, अभिषेक बने रहेगा हमारे साथ। खेम नारायण भी लगातार जुड़े हुए हैं। खेम, लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस ने टीम गठित की, बहुत कोशिशें की जा रही हैं पुलिस की तरफ से कि इस मिस्ट्री को सुलझा लिया जाए, लेकिन जो भाई की तरफ से बयान सामने आया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एक साजिश भी हो सकती है, ये भी कहा है कि प्लानिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक कार की दुर्घटना होती है, कार दुर्घटना होने के बाद जल जाता है और जलने के बाद जब पुलिस की कार्रवाई और फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई शुरू होती है तो वहां पर मानव अंश का नहीं होना ये सबसे बड़ा पुलिस के लिए सिरदर्द था, क्योंकि जो है कार में 4 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही थी और उस कार में मानव अंश का नहीं मिलने से ये गुत्थी आगे बढ़ते गई। और अगर दुर्घटना हुई थी तो दुर्घटना वाली रात किसी से मदद भी लिया जा सकता था, आसपास के गांव में जाकर मदद लिया जा सकता था या आने जाने वाली गाड़ियों से, वाहन से मदद लेकर हॉस्पिटल भी जाया जा सकता था। लेकिन ये 4 लोग जो सवार थे कार में वो न हॉस्पिटल पहुंचे और ना ही किसी से मदद मांगी और अचानक रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गए थे। तो ये पुलिस के लिए काफी परेशानी भरा था इसे सुलझाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस को एक सुराग हाथ में लगा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये जो 4 लोग हैं वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे या जो समीरन सिकदार है उसने खुद जाकर उस गाड़ी को आग लगाई है या किसी और ने लगाई है। ये तो अब जब वो 4 लोगों से जब पुलिस उनको खोजेगी, पता लगाएगी, उसके बाद ये पता चलेगा। लेकिन अभी भी पुलिस हर पहलू में जो है जांच कर रही है। परिवार वालों से, परिजनों से भी बार बार पूछताछ की जा रही है। 5 टीमें गठित की गई है पुलिस के द्वारा और जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जा रही है जी। और 4 लोगों को पतासाजी में लगी हुई है जी। ठीक है, आप नजरें लगातार बनाए रहेगा। शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद। और अब चर्चा करेंगे कवर्धा जिले की, जहां शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच झंडे को लेकर जो विवाद हुआ उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। उसके बाद अब कार्रवाई का सिलसिला चल गया है। इसमें एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम हरमो के इस क्षेत्र में झंडे को लेकर विवाद के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई थी। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना की 6 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। भोरमदिन थाना क्षेत्र के हरोमा गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव के पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया था और उसी को लेकर पूरा विवाद था। अब ये अपडेट सामने आया है कि 60 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कार्रवाई का सिलसिला इस मामले में लगातार जारी है। तो 6 तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई। जब पुलिस वालों पर हमला हो रहा था उस दौरान परिस्थितियां क्या थी, इस दौरान भी आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि लाठी लेकर गोंडवाना पार्टी के जो कार्यकर्ता थे यहां पर पहुंचे, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, पूजा स्थल पर झंडा लगाने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और अब 60 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो भारी पुलिस बल मौके पर भी तैनात किया गया है, जिससे आगे स्थिति यहां ना बिगड़े। ये भी पुलिस लगातार सुनिश्चित कर रही है कि आम लोग पूरी तरह से यहां सुरक्षित रहें। पहले जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। पुलिस के लिए भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े, उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। हालांकि पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के साथ पुलिस की झड़प पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने में कवर्धा पुलिस असफल रही है। पुलिस की भूमिका आज भी शक के दायरे में है। सबको ध्वज का सम्मान करना चाहिए। कवर्धा की पुलिस और पुलिस की व्यवस्था कितनी बेहतर हो सकती है, ये इसका नज़ारा दिख रहा है। छोटे छोटे विवाद में बड़ा स्वरूप ले लेता है, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती है। इसके पहले तिरंगा झंडा का विवाद हुआ, झंडा को कुचला गया, उसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। फिर पुलिस की भूमिका जिस प्रकार रही वो आज भी शंका के घेरे में है। अभी जो घटना हुई है उसमें भी ध्वज को लेकर विवाद, ये छोटे छोटे मामले सेंसिटिव मामले होते हैं। गोंडवाना गणतंत्र परिषद का हो या अन्य समाज के लोगों का हो, उनके ध्वज का इज्जत और सम्मान रखना चाहिए। और ये पूर्वानुमान लगाने में कवर्धा की पुलिस असफल रही है। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी। बजट सत्र के चौथे दिन सदन में चर्चा लगातार जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कवर्धा का मुद्दा भी उठाया। कवर्धा की स्थिति बेहद खराब है, उनकी तरफ से कहा गया आदिवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। एक साल में गोंडवाना समाज के लोग आंदोलनरत रहे और नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी जवाब दिया। सामाजिक लोग अपना और आदिवासी लोग अपना झंडा लगाना चाहते हैं। मामले में पुलिस प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई की है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कवर्धा का ये विवाद विधानसभा में भी आज गूंज उठा। राज्यपाल के अभिभाषण पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही कवर्धा का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया। सवाल पूछा गया कि पुलिस किस तरह से यहां कार्रवाई कर रही थी, क्यों उस समाज के झंडे का अपमान पुलिस की तरफ से किया गया। हालांकि सत्ता पक्ष ने बात स्पष्ट की कि झंडे को लेकर जो विवाद हुआ था, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मौके पर काबू पाया जाए उन लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर, और इसी वजह से सिलसिलेवार कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई की। जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कवर्धा का मुद्दा उठाया था और उसे लेकर ही विधानसभा में डिस्कशन किया जा रहा था। विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए इस पूरी घटना को लेकर। सत्ता पक्ष ने साफ किया प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था। उससे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सभी को सभी के झंडों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन स्थिति बिगड़ी सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है और इसीलिए पुलिस प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी। तो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा लगातार चल रही है और सदन में सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है ये आपको बता देते हैं। मैं नहीं चाहता कि धर्मलाल कौशिक हटें, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। आप दूसरा नेता प्रतिपक्ष लाएं। अब ईश्वर से कामना करता हूं कि कोई तीसरा नेता प्रतिपक्ष ना आए। सीएम भूपेश बघेल का बयान साफ किया उन्होंने कि धर्मलाल कौशिक हटे, वो नहीं चाहते थे, लेकिन कोई तीसरा नेता प्रतिपक्ष अब ना लाए, उनकी तरफ से कहा गया है। कि देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ बयान के मायने अब निकाले जा रहे हैं? सही देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आवाज पहुंची आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन देखिए बड़ा बयान और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बदले जाने को लेकर कांग्रेस लगातार इस बारे में प्रश्न उठाती रही कि क्यों नेता प्रतिपक्ष को बदलने की कोशिश बीजेपी में की गई या क्या इसकी जरूरत थी, इसको लेकर लगातार हमलावर रही। और अब सीएम भूपेश बघेल भी इस ओर एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि वो नहीं चाहते थे कि धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष की पोजीशन से हटे, लेकिन वो हटे। और अब वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई तीसरा नेता प्रतिपक्ष यहां पर आए, यानी कि लगातार बीजेपी में हो रहे बदलावों को लेकर कांग्रेस के पास मौका कि उसे घेर सके। और विधानसभा में भी सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया नेता प्रतिपक्ष बदले गए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या मायने इस बयान के?
जी, राज्यपाल को लेकर के अभी फिलहाल यहाँ पर अभिभाषण को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही थी और जिस तरह से राज्यपाल ने, नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और एक तरह से उनका ये पहला अभिभाषण था जिस पर आज चर्चा हो रही है। हालांकि कई ऐसे बिंदु रहे जिनमें लगातार विपक्ष जो है वो संशोधन की मांग करता रहा। खासकर जो आरक्षण का जो मसला था जिसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में हुआ, उसको लेकर के विपक्ष की एक तरह से विपक्ष का ये विरोध था कि जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर इस पर नहीं हो जाते हैं तब तक ये बिल जो है उसका जिक्र करना राज्यपाल के अभिभाषण में ये सही नहीं है। और इसकी मुद्दे को लेकर के तीखी बहस जो है वो सदन में देखी गई और साथ ही साथ कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के राज्य सरकार पर सीधे आरोप लगाए गए। रही बात राज्यपाल के अभिभाषण की, तो फिलहाल अभी भी अभिभाषण पर चर्चा जारी है और इस वक्त की मैं अपडेट आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाषण चल रहा है और अभी भी सदन में गहमा गहमी का माहौल है। और गहमा गहमी इसलिए क्योंकि राज्यपाल का जैसे ही जिक्र आया, एक तरह से विपक्ष यहाँ पर खड़ा हो गया कि राज्यपाल के अधिकारों का जिक्र मुख्यमंत्री के द्वारा करना। ठीक है, तीव्रता बनी रहेगा और लगातार नजरें भी बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन लगातार चल रहा है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का एक बड़ा बयान इसे लेकर केंद्रीय एजेंसियों पर एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से। सदन में विक्रम मंडावी ने कहा कि बीजापुर में कई केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही है। आईबी के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराते हैं। इस मामले की जांच की जानी चाहिए। खासकर बीजापुर जैसे आदिवासी जिलों में लगातार पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां, आईबी के द्वारा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार फोन के माध्यम से हमारे ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पास फोन आना और उन्हें ये कहना। और अब बीजापुर से अगली बड़ी जानकारी। 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में 3 महिला नक्सली भी शामिल है। नक्सली विचारधारा से तंग आकर सरेंडर किया है। नक्सलियों ने डीआईजी और एसपी के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई। 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रत्येक व्यक्ति को। और अगली खबर गरियाबंद से है। शाम होते ही एक बार फिर से गांव में दंतेल हाथियों का खौफ शुरू हो चुका है क्योंकि फिंगेश्वर शहर से सटे ग्राम गनियारी हाथियों का दल पहुंचा है। डर से लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए हैं। मौके पर वन विभाग की टीम भी मौजूद है और आज सुबह बोरिद में एक महिला को कुचला है हाथी ने। हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी लगातार मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि वन विभाग इन हाथियों को खदेड़ सके। तो दंतेल हाथी लगातार फिंगेश्वर की ओर रुख कर रहे हैं और इसी वजह से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर इसी तरह की स्थिति, क्योंकि घरों की छत पर ग्रामीण चढ़े हुए हैं। एक महिला की मौत भी हो गई हाथी के हमले में। और रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी में आज होली का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगों के त्योहार होली पर मस्ती का उल्लास छात्र छात्राओं के सिर चढ़कर बोला। छात्र छात्राओं ने इस मौके पर पूरे उत्साह के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में होली खेली। छात्राओं ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाया। छात्रों के बीच कपड़ा फाड़ होली भी देखने को मिली, जिसमें किसी की टी शर्ट फटी तो किसी का कुर्ता। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। बलौदा बाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24,000 की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। स्कूटी वाहन में ले जा रहे थे शराब। बलौदा बाजार में होली त्योहार से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कई दुकानों पर एसडीएम और खाद्य विभाग की टीम ने